हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट। मेरा नाम निशा बाफिला एंड मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री, जो 12th केमिस्ट्री है उसका होल सिलेबस। उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं, थ्योरी का पोर्शन है, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो कहाँ से बन सकते हैं, साथ ही साथ आपकी कौन कौन सी रिएक्शंस मेन है, वो होल सिलेबस आज हम इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपके मार्क्स की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स होता है? 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें से जो आपका 30 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का तो आपका एग्जाम हो गया थ्योरी का पोर्शन, एंड जो 30 मार्क्स जो आपके बचते हैं 100 में से, वो आपका आता है प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, उसमें 70% आपका थ्योरी एंड 30% आपका प्रैक्टिकल की बात हो रही है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपके इस बार जो सिलेबस में है, जो सीबीएस ने सिलेबस रखा है, उसमें आपके देयर आर 10 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 के 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं, उसमें उसकी वेटेज दी हुई है कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है और कौन से चैप्टर में कितने पीरियड शामिल हैं। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं कि आपके जो चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, alcohol, phenol and ethers, and aldehyde, ketones and carboxylic acids, amines and biomolecules। ठीक है, तो आपके 10 चैप्टर्स हैं। जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, आपके सॉल्यूशन जैसे आपका 7 मार्क्स का वेटेज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 9 मार्क्स का वेटेज लेके चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का वेटेज लेके चल रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो भी 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 7 मार्क्स का है, एंड जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है वो भी 6 मार्क्स का है, एल्कोहल्स एंड फिनोल एंड एथर्स वो भी 6 मार्क्स का है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वो 8 मार्क्स का है, एमीन्स जो है आपका वो 6 मार्क्स का है, बायोमोलिक्यूल्स आपके 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें सबसे ज्यादा आपको वेटेज लेके चल रहा है जो 9 मार्क्स जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो आपका सबसे ज्यादा वेटेज लेके चल रहा है। ठीक है, तो जो आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो आपके 3 चैप्टर की हम बात करें, इन चैप्टर्स की हम बात करें, इन 3 चैप्टर्स की हम बात करें, तो ये आपके हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, ये है आपके फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके 3 हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। जो बाकी के 2 चैप्टर्स आपके मिड में दिख रहे हैं आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके हैं इनऑर्गेनिक से। इस बार इनऑर्गेनिक का सिलेबस है बहुत कम कर दिया है, तो 2 चैप्टर्स आपके सिर्फ इनऑर्गेनिक से आने हैं। बाकी जो आपके चैप्टर्स बचते हैं 5, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनोल एंड एथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये 5 के 5 चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, ये 5 के 5 चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको टोटल 10 चैप्टर हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आपका लेके चल रहा है फिजिकल का जो पोर्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्यों लेके चल रहा है और ये ज्यादा वेटेज क्यों? नीचे देख के हम बात करेंगे, नीचे टोटल सिलेबस देखेंगे, तो हमने ओवरव्यू देख लिया है। अब किस चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी है, कौन से टफ हैं, किससे क्वेश्चन ज्यादा बनने हैं, न्यूमेरिकल किससे बनने हैं, वो हम सीधे नीचे ओवरऑल सारी चीजें देखेंगे। तो पहला आपका चैप्टर है सॉल्यूशंस। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन में पहले तो आपको जो पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें आपको पहले तो जो आपका बेसिक है फिजिकल में, जैसे आपकी मोलारिटी होगी, मोलालिटी हो गई, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी इसमें क्वेश्चन बनेंगे। आप एक तो आपका जो रॉल्ड्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रॉल्ड्स लॉ की बात कर रहे हैं, एंड आपका इसमें है वन टॉप फैक्टर, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ आपका इसमें जो आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, उससे भी क्वेश्चंस बनने हैं। तो ये जो थोड़े छोटे जो टॉपिक्स हैं आपके, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ इसका एक लॉ और आता है हेनरी लॉ, रॉल्ड्स लॉ, सेकंड लॉ आपका हेनरी लॉ, और ये वन टॉप फैक्टर। जो हेनरी लॉ और रॉल्ड्स लॉ है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करें या डेरिवेशंस की बात करें, दोनों बनते हैं। एंड साथ में जो आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं, उससे भी इसमें क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ हो गया, वन टॉप फैक्टर हो गया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गया आपका, और हेनरी लॉ हो गया। ये तो 4-5 टॉपिक्स में वो मेन है, बाकी अदरवाइज आपके छोटे छोटे कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस तो बनने ही हैं। और टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लीजिएगा, एंड साथ ही इसमें ये भी देख लीजिएगा आपकी मोलारिटी होगी, मोलालिटी हो गई, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपको सबसे ज्यादा वेटेज लेके चल रहा है 9 मार्क्स का। ठीक है, तो 9 मार्क्स का अगर वेटेज लेके चल रहा है, तो इसकी बात करें तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आपके बनते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आपके इस चैप्टर से बनने हैं। ये चैप्टर ओवरऑल अगर देखें तो इससे हर किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, बट मेन आपका आता है कि जो आपकी नर्स इक्वेशन है, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं।
साथ में इससे आता है फैराडे लॉ, जो फैराडे लॉ हम पढ़ते हैं, फैराडे लॉ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उससे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये आपके जेई मेंस में भी फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कौन हम फैराडे लॉ से कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, और साथ में आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी जरूरी है इसमें। उसके साथ ही आपका ये आता है कि आपकी जो कंडक्टेंस है इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्शन है इसमें, उससे भी आपके क्वेश्चंस बनने हैं। ये टॉपिक आपका थोड़ा इसमें जरूरी है। उसके बाद आता है कोहलर्स लॉ, जो आपका ये लॉ की बात कर रहे हैं। तीन इसमें जो लॉ है, एक तो आपका नर्स इक्वेशन हो गई, आपका फैराडे लॉ हो गया, और जो ये कोहलर्स लॉ हो गया। नर्स इक्वेशन एंड फैराडे लॉ से तो न्यूमेरिकल बनने ही बनने हैं, मान के चले कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर से थ्योरी पोर्शन भी आता है, डेरिवेशन भी आपकी आएंगी, और आपका सबसे ज्यादा इसमें बनते हैं न्यूमेरिकल, इसी चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका आता है सेल्स, अगर हम सेल्स की बात करें, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक जो सेल्स हैं, सेल्स के भी इससे क्वेश्चंस बनने ही बनने, जो बैटरी और सेल्स की बात करें, बैटरी, ये पोर्शन इसमें पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही रिएक्शन ऑफ कोरोजन, कोरोजन की जो रिएक्शंस है ना इस चैप्टर में, वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लीजिएगा। नर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, कॉलर्स लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक एंड मोलर जो कंडक्टिविटी, ये पोर्शन हो गया आपका। और आपका जो सेल वाला पोर्शन हो गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ जो आपका कोरोजन की जो रिएक्शंस हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है। नर्स इक्वेशन एंड फैराडे लॉ से तो मान के चलिए कि आपके न्यूमेरिकल्स बनने ही बनने, इसलिए इस चैप्टर ने पूरा 9 मार्क्स का वेटेज ले रखा है इसी वजह से, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स तो बनेंगे ही बनेंगे, और ये चैप्टर ओवरऑल कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो बना के दे ही देता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आपका उसके बाद आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स। ओके सॉरी, ठीक है, ठीक हो गया। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में आपका जो सिलेबस है, केमिकल काइनेटिक्स का अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका पहला टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है जो आपके ऑर्डर है, ऑर्डर ऑर्डर हो गया, एंड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपकी हैं जो आपके यहाँ पे दी हुई हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ एंड ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका इसमें एक चीज ये है जो आर्हेनियस इक्वेशन आपकी दी हुई है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें आपके ग्राफ्स भी बनेंगे, जो आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है उसमें ग्राफ भी बनते हैं, इससे भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस चीज को पढ़ लीजिएगा। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड साथ जो आपका आरएनएस इक्वेशन है, आरएनएस इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन से आपका न्यूमेरिकल भी बनना है, डेरिवेशन भी बन सकती है, ये चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन बनना ये बेसिक सी बात है, ठीक है। तो साथ ही में इसमें ग्राफ भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ग्राफ भी अगर हम बात करें तो इसमें ग्राफ भी आएंगे, तो आप इसमें ग्राफ भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ग्राफ भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। 3 चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अगला चैप्टर आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है आपका वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले जब हम सिलेबस की बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स की, तो जो इनऑर्गेनिक चैप्टर सिलेबस था, सॉरी, तो वो थोड़ा लेंथी था, बट इस बार इनऑर्गेनिक सिलेबस है बहुत कम, 2 चैप्टर्स में आपने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो चैप्टर्स आपके बहुत कम है, तो जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये पढ़ने वाला चैप्टर है, इसको आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छा रहेगा, और मार्क्स भी गेन हो जाते हैं इनऑर्गेनिक में। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ने वाले चैप्टर है तो मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपका पहले तो ये है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर्स का वो पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मेन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आ रहा तो नहीं हो पाएगी इनऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक में भी बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपलसरी है, तो इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज की बात करें, जो आपके मेटल्स, जो आपके सब्सटेंस डी एंड एफ ब्लॉक के जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है इनका, इनकी एनर्जी, एंथैल्पी, मतलब ऑक्सीजन स्टेट, आपको टोटल जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये आपका इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, एंथैल्पी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कलर हो गया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये पढ़ लीजिएगा। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से क्वेश्चन तो आपका बनना ही है डीएनएफ ब्लॉक में से प्रॉपर्टीज में से, तो प्रॉपर्टीज आप इसकी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके साथ ही एक जो आपका एक टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर एंड प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, जो ये आपका टॉपिक है K2Cr2O7 एंड ये जो चैप्टर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे से। ये जो ये टॉपिक है आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट, जो आपका ये चैप्टर है इसको पढ़ लीजिएगा। सॉरी चैप्टर नहीं, आपका जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। उसके साथ ही आपके लेंथ, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड से मैं बात करूं, एक्टिनाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा आता है कंपेरिजन एंड एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीजन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये वाला टॉपिक। लेंथेनाइड्स में ये टॉपिक मेन है, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही अगला आपका देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, ठीक है। इनऑर्गेनिक चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो पूरा चैप्टर देख रहे हैं आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन से इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर हम जेई मेन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उससे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। पहला तो आपका इंट्रोडक्शन में आपको जो लिगेंड्स वाला जो टॉपिक है वो कंपलसरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कंपलसरी है, प्रॉपर्टीज तो आप हर किसी की देख लीजिएगा, कलर होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, उसका शेप हो गया, और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो है आपका, आईयूपीएससी का आपने थोड़ा बहुत 10th में भी देखा होगा, 11th में भी देखा होगा, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आपकी थ्योरीज जो आपकी आती है इसमें, जैसे वर्नर्स थ्योरी हो गई, वीबीटी, सीएफटी, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो आपको कंपाउंड दिए होंगे उसमें बताएंगे, पूछा जाएगा कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा आना चाहिए आइसोमेरिज्म का। ये आपने 11th में किया होगा, 11th में भी हमारा जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट है, एंड ये इनऑर्गेनिक में भी 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें आपका जगह 11th की केमिस्ट्री में आपका ये क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ आपको ज्यादा टिपिकल नहीं पड़ेगा, ज्यादा आपके लिए टफ नहीं रहेगा। अगर हाँ आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पहले बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन में लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही आपका वर्नर्स थ्योरी, वीबीटी एंड जो सीएफटी है, ये तीन थ्योरियां तो कंपलसरी, तीनों की तीनों थ्योरियों का पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद स्ट्रक्चर एंड आइसो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो, जो आइसोमेरिज्म है इसमें आपको दिया होगा, तो आइसोमेरिज्म आपको आना चाहिए, इसलिए आप अगर आइसोमेरिज्म आपका कंप्लीट नहीं है, आपका क्लियर नहीं है, तो पहले आप आइसोमेरिज्म को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, ये हो गए हमारे इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर मैं बात करूँ तो पूरा चैप्टर ही इजी है और अच्छा पढ़ने वाला है, अगर आपको पढ़ेंगे समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो चैप्टर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आपको थ्योरी से ही कंप्लीट है, थ्योरी ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दे रही है, थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर, तो ये आप कंपल्सरी की इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ से हम आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास इस बार 5 चैप्टर दिए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें से आपका पहला चैप्टर आपका है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की अगर बात करें तो ये आपका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। अब यहाँ से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक आपका शुरू हो गया। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक के लिए आपका सबसे, मैं अगर पूरी केमिस्ट्री की ही बात करूँ तो पूरे केमिस्ट्री के लिए आपका बेस क्लियर होना कंपलसरी है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी पड़ेगी। ऑर्गेनिक में तो कंपलसरी कि आपका बेस क्लियर हो, आप 9, 10 एंड 11 का जो आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है वहां पे आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जैसे 10th में आपको जो कार्बन की जो पूरी फैमिली दी है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप कहीं 12th की जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन आपकी रिएक्शन ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी मैकेनिज्म से भरी पड़ी है, तो ठीक है, आपकी अगर मैकेनिज्म आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप मैकेनिज्म नहीं कर पाएंगे, और रिएक्शन ऐसी चीजें आप रट नहीं सकते। आप सोचे कि मैं रट लूंगा रिएक्शन, आप रिएक्शन रट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान दें कि आप रिएक्शन रट नहीं पाएंगे, तो आप रिएक्शन क्या करें, पढ़ें, समझें, तो उसके लिए आपका बेस क्लियर होना
कंपलसरी है, ठीक है। इसमें पहले तो आपका देखते हैं कि हेलो एल्कीन्स की हम बात करें, नॉमेनक्लेचर तो आपका कंपलसरी है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपका कंपलसरी है। बाकी आपका प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो आता है, क्वेश्चन बन जाते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके साथ कुछ आपका हेलो एरिन्स होता है, इसमें नेम रिएक्शंस आनी है, इसमें भी नेम रिएक्शंस आनी है, और हेलो एरिन्स में भी नेम रिएक्शन आनी है। नेचर पढ़ लेना हेलो एल्कीन्स में, ठीक है। एंड उसके साथ ही आपका यूज एनवायरमेंटल इफेक्ट है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, डीडीटी हो गया, एडोफॉर्म हो गया, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इससे एक क्वेश्चन आपके लेंथी क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें जैसे आपका इसमें रूल आता है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो आपका कंपल्सरी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ ही आपका आता है SN1 SN2 रिएक्शंस है, वो कंपल्सरी है, उसे भी पढ़ लीजिएगा। उसके साथ ही आपका आता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड साथ ही में आपके कुछ रिएक्शंस की अगर हम बात करें, कुछ रिएक्शंस आपकी आनी है तो वो आपकी आनी है नेम रिएक्शंस में, तो वुड्स रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन उसे पढ़ लीजिएगा। एंड जो एंटोनी मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ, ये आपका 11th में भी है, तो आप इसको यहाँ 11th में आपका क्लियर है तो बढ़िया है, नहीं तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये रूल्स आपके आने हैं इसमें, और बीटा एलिमिनेशन भी आना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। देन हम बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर्स की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर तो आपका कंपलसरी है बच्चों, देखो नॉमेनक्लेचर तो आपको करना ही करना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे किसी ना किसी का एक ही तो केमिकल प्रॉपर्टी वो फिर भी पूछ लेता है, ठीक है, किसी ना किसी की केमिकल प्रॉपर्टी तो वो पूछ ही लेगा, किसी ना किसी की। उसके बाद आपका एक इसमें हाइड्रेशन हो गया एल्कोहल्स का, एंड डिहाइड्रेशन हो गया एल्कोहल का इन फिनॉल्स में और एल्कीन्स में, एंड एथर्स का जैसे डिहाइड्रेशन हो गया आपका एल्कीन्स का एथर्स में। तो जो आपका हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन का जो पोर्शन है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, ये आनी है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी आती हैं, और फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर आप देख लीजिएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपकी पढ़ने वाली चीजें हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर की हम अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, इन दोनों आप जो एसिडिक नेचर की हम बात करें, एसिडिक, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपका आता है यूजेस है फिनॉल्स के, ये आपकी पढ़ने वाली चीज है ना, तो आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है, और फिजिकल एंड केमिकल बोर्ड, इस सब में आपकी रिएक्शंस ही बननी है। अब इन रिएक्शंस के अंदर कुछ नेम रिएक्शंस आपकी आनी ही आनी है, जैसे आपकी कोलबे रिएक्शन हो गई, राइमर टिमर रिएक्शन हो गई, विलियमसन सिंथेसिस हो गई। जो रिएक्शंस है नेम रिएक्शन, ये आपके इस टॉपिक पे आएंगी। अल्कोहल्स एंड फिनॉल एंड ईथर्स में आपका राइमर टिमर हो गया और आपकी विलियमसन हो गया, ठीक है। ये रिएक्शंस आपकी इसमें आनी ही आनी है। एंड साथ ही में इसका एक टॉपिक और आएगा आपका, वो आता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का, RMGX। अगर हम बात करें आइए ऐसे क्या आता है RMGX, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये टॉप, इससे भी आपके इसमें रिएक्शंस बनती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। साथ ही में आपके राइमर टिमर हो गई, विलियमसन सिंथेसिस हो गया, कोलबेज रिएक्शन हो गई, एंड एसिडिक नेचर हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इन सबकी। एसिडिक नेचर में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। तो इस जो आपका चैप्टर है अल्कोहल एथर्स में, इसमें डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन हो गया, ये मैकेनिज्म है आपकी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की। और बाकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको एक बार आप पर देख लीजिएगा, ये आपका देखने की चीजें हैं, ये आपकी लर्निंग की हैं, बट आपको जो मैकेनिज्म है वो आपको समझनी पड़ेगी, समझ के आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, अगले नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें आपके नॉमेनक्लेचर, जैसे मैं बात कहा आपका नॉमेनक्लेचर तो आपका कंपोजिट, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देख लीजिएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखनी पड़ेंगी, इसमें आपके रिएक्शंस के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, कि हम रिएक्शंस इसमें आपको पढ़नी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन सी रिएक्शन को कैसे बनाना है, कैसे बनती हैं चीजें, वो आपका इसमें। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कि आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्डिहाइड कैसे बन रहे हैं, कीटोन्स कैसे बन रहे हैं, किससे मिलकर क्या बनाया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे मिलकर बनाया जा रहा है, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी में उनका नेचर देखेंगे, उनका ऑर्डर देखेंगे, उनका स्मेल देखेंगे, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम कैसे बनाते हैं उनको, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आनी है। मैकेनिज्म,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड यूजेस। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या है, एक एसिड है। तो नेचर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है कैसा है, नेचर है, ठीक है। तो आप इसका देख लीजिएगा। एंड उसके साथ आपका इसमें आपका आएगा एल्डोल, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन आएगी आपकी। और आपकी आती है HVZ रिएक्शन जो आपकी आनी है, जो वो आपका आना है इसमें, ठीक है। केनी-ज़ारो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आनी है इसमें। रोज़ेनमुंड जो आपकी रिएक्शन है वो आनी है इसमें, ठीक है। और आपका वुड्स तो आपके आनी है। एंड साथ ही में आपका आना है HVZ रिएक्शन, एल्डोल हो गया आपका, रोज़ेनमुंड हो गया आपका। एंड उसके साथ ही आपका ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख लेंगे। यूजेस तो आपको देखना है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में मेन है कि जो एसिडिक नेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कैसा है, वो आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर हो गया, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपको देखनी है। मैकेनिज्म देखनी है, मैकेनिज्म हमको कैसे इनको प्रिपेयर किया जा रहा है, कैसे ये मैकेनिज्म है, कैसे तैयार किए जा रहे हैं, कैसे रिएक्शंस करते हैं वो आपको देखना है। एंड इसमें आपकी एक रिएक्शन आती है केनी-ज़ारो जो रिएक्शन है आपकी, वो भी इसमें आनी है। केनी-ज़ारो रिएक्शन होगी आपकी, रोज़ेनमुंड हो गया आपका, स्टेफेन रिएक्शन इसमें आनी है। जो नेम रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, केनी-ज़ारो है, स्टेफेन रिएक्शन है, रोज़ेनमुंड है आपका, और एसिडिक नेचर हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का। इसके साथ ही HVZ जो रिएक्शन है वो आनी है, HVZ। एल्डोल जो आना है आपका, एल्डोल भी आना है इसमें, HVZ रिएक्शन होगी। तो ये सारी जो नेम रिएक्शंस हैं ये कर लीजिएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में। आपका ऑर्गेनिक में आपका मेन है नेम रिएक्शन। अगर आप नेम रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, नेम रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, अगर आप लेकिन आप थोड़ी बहुत भी अगर नेम रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे तो आपका चैप्टर मतलब 60 से 70% चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। मेन तो आपकी रिएक्शंस है, मेन आपकी मैकेनिज्म जो आपकी नेम रिएक्शंस है उन पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी आपकी केनी-ज़ारो देख ली हमने, रोज़ेनमुंड सॉरी स्टेफेन रिएक्शन देख ली हमने, इसमें रोज़ेनमुंड देख ली है, एल्डोल देख लिया हमने, HVZ रिएक्शन देख लिया है, एसिडिक नेचर देख लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं हम एमीन्स की। एमीन्स की अगर मैं बात करूं तो एमीन्स का जो चैप्टर है आपका थोड़ा छोटा है, टॉपिक थोड़े कम है, और टोटल ओवरऑल चैप्टर आपका इंपोर्टेंट नहीं कि टॉपिक ही बहुत छोटे। नॉमेनक्लेचर आपका पढ़ना ही है, आपको क्लासिफिकेशन आपको देखना ही है, स्ट्रक्चर आपको देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखना ही है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ऊपर से क्या कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो आपकी पढ़नी ही पढ़नी चीज है, ठीक है। ये आपका मेन ही है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स, तो इससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये चैप्टर तो आपका ऐसा है कि 3-4 टॉपिक है और इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेन आपका आता है डायज़ोनियम सॉल्ट, तो डायज़ोनियम सॉल्ट का जो टॉपिक है ये थोड़ा मेन है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ इसमें कार्बोनिल जो एमीन्स है वो आना है आपका, और डायज़ोनियम सॉल्ट की जो मैकेनिज्म प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शन है, डायज़ोनियम सॉल्ट को आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो एमीन्स में नॉमेनक्लेचर वगैरह तो आपका मेन ही है, बाकी आपका डायज़ोनियम सॉल्ट थोड़ा छोटा चैप्टर है, कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इन टॉपिक में इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं है कि इसमें कोई टॉपिक आपको छोड़ने लायक है, क्योंकि टॉपिक ही चैप्टर इतना छोटा है कि आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी, तो पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अगला चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा आपका यहाँ पे बायोलॉजी का फील्ड दे देता है, ठीक है। तो आपका दे देगा बायोलॉजी का फील्ड, ठीक है। बायोलॉजी का फील्ड, तो बायोमोलिक्यूल्स में 3 चीजों की बात हो रही है, आपकी 3 चीजों की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, एंड विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, सॉरी 4 जो 4 चीजें आपकी उसकी बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में आपका स्ट्रक्चर हो गया और मैकेनिज्म हो गई, जो आपका जैसे मोनोसेकेराइड्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लीजिएगा, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। इसमें जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये आता है, इससे मेन क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन आपका इसको देख लीजिएगा, एंड साथ में स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट में आपका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन यही मेन है। बाकी आपकी इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये तो हमें थोड़ा बहुत पता भी रहता है, थोड़ा बहुत उसको एक बार देख लीजिए, ये थ्योरी पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट जो इंपोर्टेंस की बात हुई है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स में आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का आप देख लीजिएगा एक बार, इसमें आपका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट है। बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन में आपका आ गया पेप्टाइड बॉन्ड, कंपल्सरी है, एमिनो एसिड्स ये आपका पढ़ना ही पढ़ना है।
और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ये आपका बनता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके साथ भी आपका आता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, हम इसमें बात करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एक कॉन्सेप्ट बना जाता है, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये आपका टॉपिक है। तो इसमें पेप्टाइड बना एमिनो एसिड कंपल्सरी है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये इसमें आपका पेप्टाइड मोनो अमीनो एसिड के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही में आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स के क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन विटामिन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के साथ साथ इसमें एक चीज और आप देखिएगा, डिजीज की अगर हम बात करें तो डिजीज का भी इसमें फंक्शन आता है विटामिन का, कि कौन सी विटामिन की कौन सी कमी से कौन सा में डिजीज हो जाती है, कौन सी चीजें क्या हो जाती है, तो इसमें डिजीज का भी एक पोर्शन आता है। क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि कितने टाइप्स के आपके प्रोटीन्स हैं, सॉरी विटामिन हैं, और फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा उसका काम क्या है। साथ ही में आपका डिजीज, ठीक है, डिजीज के बाद डिजीज भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बनता है न्यूक्लिक एसिड, इसमें आता है आपका डीएनए आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड्स में अगर बात करें तो डीएनए आरएनए की, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए आरएनए बात करें उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा बायो आ जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन न्यूक्लिक एसिड ये आपका बायो का पोर्शन है। तो बायो का पोर्शन बस इसमें बात ये है कि इसमें स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं, आपको जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, वहां अगर आप बायो की बात करें वहां थ्योरी पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और स्ट्रक्चर्स को बनाना है, कैसे बनते हैं आपको के फॉर्मूले को पता करना है, जो आप बायो में नहीं पता कर पाते। तो यहाँ ये आपको थोड़ा सा बायो का टच देगा, बट अदरवाइज जो बायोमोलिक्यूल्स है ये ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको मार्क्स गेनिंग, ये आपके लिए मार्क्स गेनिंग अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आप कर लीजिए, एंड साथ ही में ये भी पूछ देता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फॉर्मूले में क्या 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 डिफरेंसेस है, बाकी स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस भी पूछ लेगा। तो ये मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स की ये चीजें आप एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं, ये आपका हो गया है टोटल सिलेबस, ठीक है। टोटल सिलेबस की अगर बात कर लें तो आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई है, ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ पे 5 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद और 2 चैप्टर आपके हैं इनऑर्गेनिक के, और 3 चैप्टर हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, और सबसे ज्यादा आपका वेटेज लेके चल रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन एंड थ्योरी क्वेश्चन तीनों ही चीजें इससे बन जाती है। इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल तो मस्ट है, आपके फराडे लॉ से तो न्यूमेरिकल्स बन ही बनते हैं, और जेई मेंस में भी इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस कम है और अच्छा सिलेबस है इस बार, डीएनए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों की बात करें तो दोनों टॉपिक अच्छे हैं, दोनों सेम वेटेज लेके चल रहे हैं, 7 मार्क्स का देख लीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्स में 8 मार्क्स का, तो इसमें थोड़ी नेम रिएक्शंस आती हैं, ऑर्गेनिक में सब में ही आपकी नेम रिएक्शंस आएंगी, जो आपके 3-4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन्स हैं, फिनॉल्स, अल्कोहल फिनॉल एथर्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्स हैं, एमीन्स हैं, इन सब में इन चारों चैप्टर्स में आपकी नेम रिएक्शंस आएंगी, तो नेम रिएक्शंस देख लीजिएगा। एंड साथ में सबसे पहले अगर हम बुक की बात करूँ तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक आपका बेस क्लियर करके वो मस्ट है, एनसीईआरटी की बुक तो बच्चों के पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आप एडिशनल आप रिफ्रेशर्स बुक की तरफ जा सकते हैं, अलग रिफ्रेशर्स बुक को पढ़ सकते हैं, बट लेकिन अदरवाइज आप पहले आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, उसके बाद आप अलग अलग बुक की तरफ जाएं, ठीक है। रिफ्रेशर्स जो आपकी बुक्स हैं वो देख लीजिए, उसमें आपको ओवरऑल अच्छी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ होता है, और सारे टॉपिक्स आपको ओवरऑल मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक से बाकी अदरवाइज और बुक की तरफ जाएं। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, जिसमें आपके 10 चैप्टर्स थे, जिसमें से 3 आपके फिजिकल केमिस्ट्री, 2 आपके ऑर्गेनिक के, एंड 5 जो आपके चैप्टर्स थे वो थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटल 70 मार्क्स का, एंड 30 मार्क्स का उसका प्रैक्टिकल है। तो सिलेबस अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी आपका सिलेबस है सारे चैप्टर्स में, हर चैप्टर में ये नहीं होगा कि कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और ओवरऑल जैसे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स की बात करें तो चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके अगले आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं, तो ये चैप्टर्स को देख लीजिएगा। अगर आपका ये बेस आपका अगर क्लियर है तो ये चैप्टर्स इजीली हो जाएंगे, अगर बेस क्लियर नहीं है तो पहले बेस क्लियर कीजिएगा, उसके बाद चैप्टर्स पूरा, क्योंकि बेस क्लियर नहीं है तो चैप्टर्स तो आपको टफ लगेंगे, पहले बेस क्लियर कीजिए, उसके बाद कोई चैप्टर्स इजी लगेंगे, एंड ये चैप्टर्स आपके हो जाते तो आगे आने वाले आपके एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट की तरफ जाएंगे या चाहे आप जेईई मेंस की तरफ जाएंगे, तो वो एग्जाम्स में आपको ईजी रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।